हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है समास में, अब बचपन से रटते आ रहे हैं, ठीक है। संधि के बारे में, समास के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और रटते आ रहे हैं। आप हमेशा रटते आ रहे हैं कि दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, और दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। अब देखो परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक जो भी सार्थक शब्द होंगे उसके मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखो इसका अर्थ संक्षिप्त में समझो। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त में होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब क्या है, सूक्ष्म होता है, छोटा छोटा करना, ठीक है, छोटा करना। जैसे एक एग्जाम्पल लो, राजा का पुत्र, क्या है, राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, राजपूत। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको छोटा करना यानी कि सूक्ष्म करना। राजा का पुत्र, यहाँ पे क्या लिखे, राजपूत, तो इसको छोटा किया गया। तो आप इतना समझो कि समास का अर्थ जो होता है संक्षेपीकरण होता है, ठीक है, संक्षेपीकरण होता है। क्लियर है। देखो इसमें आपको डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं। हाँ एग्जाम में आपसे पूछ देगा, यहाँ पे एग्जाम में आपको दे देगा यह क्वेश्चन कि समास क्या होता है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन रहेगा दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे आपको बस समझने की देरी है और इसके बाद आपको सारे समास समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ डिफिनेशन में कुछ है नहीं। अब हम लोग चलते हैं समास के टाइप पे। आप जल्दी से कमेंट करो कि समास कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ समास कितने प्रकार के होते हैं। आप जल्दी से कमेंट करो। चलो समास कितने प्रकार के होते हैं आप जल्दी से एक बार कमेंट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से समास होते हैं। 6 प्रकार का होता है। चलो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले जो आपकी समास होती थी वह 4 प्रकार की होती थी, ठीक है। पहले जो आपके समास होते थे वह 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे, पहले जो आपके समास हुआ करते थे वह केवल 4 ही प्रकार के हुआ करते थे, जिसमें आपका द्विगु समास और कम धारय समास नहीं था, ठीक है। विद्वानों ने बताया था वहां पे कि यहाँ पे जो द्विगु समास था वह तत्पुरुष जो समास था वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, और कर्मधारय समास जो आता था वह द्विगु समास के आता है अंतर्गत। लेकिन अब जो है आपका यहाँ पे 6 हो चुका है। कितना है, 6 है। तो ध्यान रखिएगा आपको कितना क्लिक करके आना है, 6 आना है। अब देखो कौन कौन सा है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और यहाँ पे बहुव्रीहि समास, ठीक है। कितने हैं, 6 हैं। तो पहले यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका जो था उसके अंतर्गत आपका 2 नहीं था, द्विगु समास नहीं था, और कम धारय समास उस समय नहीं था, आपका 4 ही था। लेकिन विद्वानों ने क्या किया था, यहाँ पे इसको भी ऐड किया, ठीक है। तो 6 हो गया। अब आप एक बार कमेंट कीजिए, क्या आप 6 को याद रख पाते हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको। 6 आपको याद रहता है या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक बार कमेंट करके बताएं। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, और इसके बाद आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि हर एक आप समास को कैसे पहचान पाएंगे कि यह समास अव्ययी भाव समास है, यह समास तत्पुरुष समास है, यह कर्मधारय है, यह द्वंद्व है, यह द्विगु है, या यह बहुव्रीहि है। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, इससे आपका शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पहचानने का तरीका कि कौन सा समास आप कैसे याद करोगे। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर जो याद नहीं रख पाते उनके लिए आप सिर्फ यहाँ पे एक शब्द याद रखना, द्वंद्वी, ठीक है। द्वंद्वी अब तक, क्या है, द्वंद्वी अब तक, बस इतना आप याद रखो, क्या हो जाएगा, द्वंद्वी अब तक याद रखोगे तो आपका जो भी यहाँ पे समास है आपका याद हो जाएगा। अब देखो कैसे, दो से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो से द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, द्वंद्व हो जाएगा। द्वि से क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखो अ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त से क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलो याद हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर पाओगे। आगे मैं बताऊंगा इसको पहचानना कैसे है, कैसे पहचानोगे। जैसे आपसे प्रश्न दे दिया, भाई बहन कौन सा समास है, यथासंभव कौन सा समास है, आपको पहचानने का तरीका बता दूंगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बस आप कंटिन्यू रहो। तो ये आपको याद करना है कि द्वंद्वी अब तक, अब द्वंद्वी अब तक याद रखोगे तो आपका समास जो है 6 जो है याद हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वि से हो जाएगा द्विगु समास। अ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ब से हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। त से हो जाएगा तत्पुरुष समास। और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए क्लियर है यहाँ तक, एक बार कमेंट करते जाइए कि यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इसको पहचानने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पहचान पाओगे। तो 6 होता है आपका समास,
आपने देखा। चलो इसका ट्रिक भी आपने देख लिया, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। तो आप इसको भूलना मत, द्वंद्वी अब तक। देखो द्वंद्वी हर कोई याद रखता है, बस अब तक तो आपको याद ही होगा, ठीक है। बस जहां कहीं भी समास की बात आए तो आप याद कर लेना कि द्वंद्वी अब तक। बस फिर से मैं रिपीट करा देता हूं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब चलो एक एक करके इसको पहचानने का तरीका देखते हैं कि कैसे आप पहचान पाओगे। चलो पहला देखते हैं यहाँ पे अव्ययी भाव समास। देखो ये चीज है, यहाँ पे किसी को आप कैसे भी करोगे, आगे पीछे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहला है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे। जिन शब्दों के प्रारंभ में, देखो बहुत सिंपल तरीका है कि जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ध्यान देना, बस आपको करना क्या है, पहचानना है। उपसर्ग तो आपको पता है ना पहला है, समझ लो। आपको उपसर्ग के बारे में पता है कि जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब आप बोलेंगे सर कि उपसर्ग कौन कौन सा होता है, तो देखिए जैसे यथा होता है, यथा, आ, भर, अनु, नेर, प्र, प्रति, ये सभी जो है उपसर्ग है। तो जिस शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो आप उसको पहचानेंगे कि वह अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और इसमें पहला पद जो होता है प्रधान होता है। बस ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, तो प्रधान होता है, तो वहां पे आपको देना है। और पहचानना कैसे है, आपके एग्जाम में देगा यहाँ पे यथासंभव ही दे देगा, ठीक है। और पूछेगा कि यह कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो वह क्या कहलाता है, आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है, क्लियर है। जैसे यथा हो गया, आ हो गया, ये सभी आपका उपसर्ग है। अब एग्जाम्पल लो, यथासंभव। यथासंभव क्या हो जाएगा इसका, यथा धन संभव होगा ना, जैसा संभव हो, यह आपका अति हो गया। अब देखो यहाँ पे यथा क्या है, यथा क्या है आपका उपसर्ग लगा है, क्या है, यथा जो है उपसर्ग है, तो यथा संभव आपका क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, यह आपका कौन सा समास होगा, जल्दी कमेंट करो। चलो अव्ययी भाव हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अव्ययी भाव को पहचानने का तरीका आप देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां कहीं भी आपको उपसर्ग लगा दिख जाए आप डायरेक्ट कहेंगे कि यह जो है अव्ययी भाव समास है। चलो देखो अनुरूप, अनुरूप देखो अनुधन रूप, ठीक है, यानी रूप के योग होता है इसका। तो अनुरूप यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे अनु लगा है, अनु क्या है, उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आजन्म, देखिए आधन जन, जन्म से लेके होता है अर्थ इसका। तो आप देखेंगे आजन्म में आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन यानी कि प्रत्येक दिन होता है, इसमें भी आप देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, इसमें आपका प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो पहला आप पहचान जाएंगे। चलो अव्ययी भाव पहचानने में किसी को कोई समस्या है तो एक बार बताओ, और ऐसे ही आप सभी समास को पहचान पाओगे। चलो एक बार कमेंट करो कि अव्ययी भाव समास आप पहचान पाओगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चलो अव्ययी भाव समास पहचान पाओगे। जो लोग देरी से आ रहे हैं कृपया करके, जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाली है। मैं आपसे कितना बार कहता हूं कि जब क्लासेस स्टार्ट हो, फर्स्ट टॉपिक हो, तो आप क्लासेस टाइम पे ही आया कीजिए। चलो ठीक है, तो अव्ययी भाव समास पहचान जाओ कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो वह क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। चलो अब अगला देखो, दूसरा देखते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्ह आपको पता है, देखो कारक चिन्ह आपने कारक में पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका कारक चिन्ह होता है, का की के लिए में पर, ये सब सबका लोप हो जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका लोप हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, अब एग्जाम्पल लो, जैसे को प्राप्त, यश को प्राप्त है ना, तो इस चीज का जो यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे को जो है कारक चिन्ह, और इसका जो है लोप हो जाता है और क्या हो जाता है, यश प्राप्त हो जाता है। यश को प्राप्त यानी कि यश प्राप्त हो जाता है। मन चाह, मन से चाह, तो यहाँ से क्या है, से भी यहाँ पे आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आपको पता है 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे तो यह आपका कारक चिन्ह है। तो ने को से ये सब जो है आपका कारक चिन्ह है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे मन से चाह यानी कि मन चाह, जो भी आपका कारक चिन्ह होगा यह आपका लुप्त हो जाएगा। और देखिए यज्ञ के लिए, फिर यहाँ पे के लिए क्या है, के लिए भी यहाँ पे आपका कारक चिन्ह है, यानी कि हो जाएगा आपका यज्ञशाला। राजा का पुत्र,
ठीक है, राजा का पुत्र, का है यहाँ पे, का भी आपका यहाँ पे कारक चिन्ह है, तो यानी कि राजपूत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलो एक बार कमेंट करो, आपका तत्पुरुष समास भी क्लियर है। जहां कहीं भी आपको दिखे जो भी आपका कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक है, वह हट जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। चलो दो आपका कंप्लीट हुआ। अव्ययी भाव समास, तत्व और तत्पुरुष समास। चलो दो आपका कंप्लीट हुआ, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं मुझे कि सर दो कंप्लीट है। चलो कमेंट करके बताएं। देखो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अव्ययी भाव का आपने देखा कि पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का अंतिम पद प्रधान होता है। चलो किसी को कोई समस्या हो तो आप बताते चलना। ठीक है, दो समास आपका क्लियर है। अब देखते हैं तीसरों को पहचानने का तरीका। तीसरा जो समास है आपका, चलिए उस पर देखते हैं। अगला है आपका कर्मधारय। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधामाश कहते हैं। ध्यान रखो, जिस समास में पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखो कभी कभी आपका प्रश्न देता है, प्रथम पद तो देता ही और दूसरे पद को बोलता है गौण पद। ठीक है, गौण पद बोलता है या आपका उत्तर पद बोलता है। तो आपको ध्यान देना कि जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत करना, यानी दूसरे पद की बात कर रहे हैं, उत्तर मतलब होता है दूसरे पद। और देखो कर्मधारय, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब चलो अब आगे देखते हैं कि दूसरे पद, या यहाँ पे नोट में आप लिख लो, इसको याद करोगे तो आप हो जाएगा। दूसरे पद की तुलना है जो, देखो यहाँ पे अगर दूसरे पद की तुलना में है जो, देखो यहाँ पे देखो यह चिन्ह देखो, है जो के समान, अगर के समान अगर कोई भी चिन्ह आ जाता है तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका यहाँ पे आसानी से कर्मधारय समास हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल लोगों बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब देखो कहता है उदाहरण कि चरण कमल, देखो पहला पद है यहाँ पे और दूसरा पद है। यहाँ पे पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि चरण कमल, यानी कि दूसरा पद क्या है, कमल के समान चरण। अब देखो यहाँ पे आपने देखा था कि के समान आता है, नोट में मैंने लिखा था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जहां कहीं भी आपको के समान, देखो इस चिन्ह को ध्यान रखें, के समान दिखे, है जो दिखे, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास का। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है उदाहरण, चरण कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, के समान आपने देखा, कमल नयन, के समान नयन। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, के समान आ रहा है। इसमें पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता भी बता रहा है। देखो चंद्रमुख है तो यानी पहला पद दूसरे की क्या है, विशेषता भी बता रहा है। अब देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी मैंने आपको बताया था कि है जो आए के समान या है जो आपको दिखे तो क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, जो है ना। ठीक है, अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक है जो और के समान आपका आ रहा है, तो है जो और के समान आपको जहां कहीं भी दिखे वह आपका क्या होगा, वह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चलो तो एक बार यहाँ पे कमेंट करो, समझ में आया कर्मधारय समास? चलो एक बार कमेंट कर दो आप सभी कि कर्मधारय समास आपको समझ में आया। जहां कहीं भी आपको के समान या है जो दिखे आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। बस इतना आप याद करो तो आपका समास जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नहीं तो आपको बहुत सारी डिफिनेशन रटनी पड़ेगी, आप रटते रहोगे। आपको देखिए इतना करना है कि आपको एग्जाम में करके आना है। एग्जाम आप कैसे करते हो एग्जाम में, बस वो मायने रखता है। ठीक है, चलो तीसरा समझ गए। अब अगले पे चलते हैं, फिर एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपके जो है क्लियर हो जाए। अब देखो चौथा है आपका द्वंद्व समास। अब देखो बहुत ही आसान है। और देखो द्वंद्व समास में क्या होता है कि यदि दोनों पदे के बीच में, ठीक है, दो पद होते हैं उसके बीच में कोई योजक चिन्ह, योजक यानी कि ऐसा माइनस का चिन्ह आप देखेंगे, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और यह और आए, ठीक है, यानी कि और आए, यह आए, आपका आए, तो वह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे एग्जांपल लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे भाई और बहन, भाई बहन, भाई बहन। अब देखो इसमें योजक योजक चिन्ह जो लगा है और लग गया है, तो और लगेगा तो भाई और बहन हो जाएगा। माता पिता, माता और पिता होगा ना। तो इसमें ठीक है, और इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो ये चीज आप याद रखते चलना। अब देखो यहाँ पे नदी नाले, यहाँ पे योजक चिन्ह है, नदी और नाले, यहाँ पे और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पाप पुण्य,
पाप और पुण्य, ठीक है। जहां कहीं भी आपको और दिखे, यह दिखे, या आपका योजक चिन्ह लगा हुआ हो, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का। अब देखो उच्च नीच, उच्च या नीच, ठीक है, उच्च या यहाँ पे है, योजक चिन्ह क्या है, यहाँ पे या है, ध्यान देना। चलो अगला देखो यहाँ पे खरा खोटा, देखो यहाँ पे खरा या खोटा है ना, खरा या खोटा है, या आपका यहाँ पे योजक चिन्ह है। छल कपट, छल और कपट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिखे, जहां कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिखे, जैसे और दिखे या दिखे, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखो नदी और नाले, देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग बराबर वाले में किया जाता है, नदी और नाले, ठीक है। यहाँ पे योजक चिन्ह है तो नदी और नाले। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और भाई बहन। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उच्च नीच, उच्च या नीच, तो योजक चिन्ह का जहां पे प्रयोग होता है आपका, वह क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। चलो एक बार कमेंट करो, 4 समास आपका अभी तक क्लियर है। चलो जो लोग मिस किए हैं उनको समस्या होगी, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको चारों समास को करने का ट्रिक बता दिया है, 2 आपका बचा हुआ है, तो पहले आप जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आपको दोनों भी बता देता हूँ। हाँ, घर द्वार आप कर सकते हो। देखो यहाँ से जो भी योजक चिन्ह आप लगा सकते हो, आप अच्छे से यहाँ पे बना भी पाओगे, बस आपको समझने की देरी है। आप एक बार समझ गए ना, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। चलो अब देखो पांचवा यहाँ पे जो समास होता है आपका 5 नंबर, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु के बारे में देख लेते हैं। देखिए कहता है कि जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो, बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान है इसको पहचानना। अब देखो बहुत ही आसान है कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, या समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो समास होगा उसमें आपका पहला पद जो होगा वह संख्यावाचक होगा। जैसे कि दोपहर, देखो दोपहर है, इसमें पहला वचन क्या है, दो क्या है, दो है, संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, पांच संख्या है, ये सब क्या है, संख्या है ना। तो जहां कहीं भी आपको देखिए पहला पद क्या है, आपका संख्यावाचक है, वह आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे कि क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको देखिए पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। या समूह का निर्माण होता हो, या समूह का पता चल, जैसे कि दोपहर, दो पहरों का समूह, समूह का बात हो रहा है। तीन रंग, तिरंगा, तीन रंगों का समूह की चर्चा हो रही है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह हो गया। फिर चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह। तो आप देखेंगे जहां कहीं पे आपको संख्यावाचक दिखे, प्रथम पद में, समास के प्रथम पद में संख्यावाचक आपको दिखे, तो वह क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलो क्लियर है। अब यहाँ पे आप इसको भी पहचान पाओगे बहुत ही आसानी से। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको समास पहचानने में कोई भी समस्या होगी। और देखो समास ऐसा टॉपिक है जहां आपका क्वेश्चन जो है 100% आएगा ही। मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए समास को आप क्या करेंगे, आप इसको क्लियर कर ही लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलो अब कमेंट करो आप एक बार। चलिए किसी को कोई समस्या हो तो आप बता दो। जहां कहीं भी आपको दिखे, बस संख्यावाचक आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और लास्ट आपका समास है, उसको भी आप देख लो, उसको क्यों छोड़ोगे, ठीक है, वो भी आप देख लो। उसके बाद एक बार रिवीजन करा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलो अगला देखो, अगला है कि बहुब्रीहि समास। अब देखो बहुब्रीहि समास होता क्या है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखो बहुब्रीहि बस समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। देखिए उसमें कोई भी पद, या तो प्रथम या उत्तर, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। उसमें होता क्या है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, तीसरे का अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और ध्यान देना, इस समास में ज्यादातर आपके देवी देवताओं के नाम आएंगे। किसके आएंगे, बस इसमें ध्यान रखना कि ज्यादातर, ज्यादा केसेस में आपके यहाँ पे बहुब्रीहि समास में देवी और देवताओं के नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यह आपका एक नोट में आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। और इसमें तीसरे की ओर इशारा करेगा, पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और तीसरे की ओर वह जो है इशारा करता है। अब देखो एग्जाम्पल लो, देखिए देखिए घनश्याम, देखिए घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, ठीक है, घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम है जो, जो अर्थात कौन, कृष्ण। किसको बोलते हैं, कृष्ण को। किसका नाम है, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कौन, अर्थात कृष्ण है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश है। तीसरे की ओर इशारा कर रहा है ना, इशारा कर रहा है। और जहां ज्यादातर आपको भगवान के नाम देखने को मिले, कृष्ण क्या है, भगवान का ही नाम है, गणेश भी है, शिव भी है। देखो गंगा को धारण करने वाला गंगाधर, ठीक है, अर्थात शिव, ठीक है। 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 आनंद, ठीक है। और मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, क्या, अर्थात शंकर, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादातर देखेंगे, क्लियर है। तो इसको भी बहुत आप आसानी से पहचान पाओगे। ज्यादातर इसमें आपको आंसर में भगवान के नाम मिलेगा, ज्यादातर आपको मिलेगा। या दूसरा पद, पहला दूसरा प्रधान नहीं होगा, वो तीसरे की ओर संकेत करेगा। जैसे आपने घनश्याम के बारे में देखा कि घन के समान श्याम है जो,
अर्थात कौन, कृष्ण, तो उसका अर्थ तीसरा होगा। क्लियर है? अब चलो कमेंट करके बताओ किसी का कोई समस्या हो तो। हाँ, नीलकंठ, बहुत अच्छा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो क्लियर है, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ मैं, छोटा कर लूँ, तो आप यहाँ से कर पाओगे बहुब्रीहि समास को आसानी से। चलो अब एक बार कमेंट करो कि आपके सारे समास जो है क्लियर है। अब चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर सारे मैं समास रिपीट कर दूंगा, जो लोग लेट से भी आए हैं वे लोग एक बार समझ लें। देखो, पहला है आपका समास के भेद, तो आपको पता ही है कि 6 होता है। द्वंद्वी अब तक आप इसको याद कर सकते हो। चलो अगला देखो, इसमें पहला जो था अव्ययी भाव समास, इसको पहचानने का तरीका क्या था कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो वह आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उपसर्ग कहने का मतलब यथा हो गया, आ हो गया, भर हो गया, अनु हो गया, नीर हो गया, प्र हो जाएगा, प्रति हो गया, ये सारे जो है उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनुरूप, अनुधन, रूप हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ होता है रूप के योग। तो यहाँ पे क्या लगा है, अनु जो है उपसर्ग आपका लगा हुआ है। अगला आजन्म, आ यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ, आजन्म हो जाएगा। फिर प्रति आपका उपसर्ग है, तो आप पहचान पाएंगे कि जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें आपका जो भी कारक चिन्ह होता है उसका लुप्त हो जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपका कारक चिन्ह होता है तो इसका लोप हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, यश प्राप्त, यश को प्राप्त यानी कि यश प्राप्त हो जाएगा, को यहाँ पे कारक चिन्ह है तो इसका लोप हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, से आपका क्या है, कारक चिन्ह है। यज्ञ के लिए आपका कारक चिन्ह है, ये भी आपका लोप हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है कर्मधारय, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दूसरे पद की तुलना हो आपकी, जैसे जहां भी आपको देखे है जो या के समान विग्रह आपके आए, वह क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लो कि चरण कमल, चरण के समान कमल, इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और यहाँ पे के समान, मैंने बताया था कि जहां कहीं आपको के समान दिखे या है जो दिखे, लाल मणि, लाल है जो मणि, जो आपका यहाँ पे दिखे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आराम से कर्मधारय समास। चलो अगला देखते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात हो तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो माता और पिता, भाई और बहन, नदी नाले, नदी और नाले, यहाँ पे योजक चिन्ह जैसे और हो गया, यह हो गया, ये सारे जो योजक चिन्ह इसमें लगे होंगे तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो अगला है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु में देखेंगे कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या को दर्शाता हो, ठीक है, और या समूह का पता चले, वह द्विगु समास हो जाएगा। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तो यहाँ पे दो क्या है, यहाँ पे दो क्या है आपका, संख्यावाचक है। दो क्या है, संख्यावाचक है। 3 क्या है, संख्यावाचक है। 9 क्या है, संख्यावाचक है। और यहाँ पे समूह भी है। ठीक है, चलो और यहाँ पे लास्ट था बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नहीं पहला नहीं दूसरा, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या आप याद रख सकते हैं कि जिसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कौन, कृष्ण है। यह पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं है, और यह तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, कृष्ण की ओर। और कृष्ण कौन है, भगवान है, आपको याद करना है। यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम से रिलेटेड जो होंगे वो आपका बहुब्रीहि समास जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे की ओर संकेत करते हैं।